विक्रमादित्य और उनका न्याय। उज्जैन के महान सम्राट की अद्भुत कहानी। कहते हैं, जब भारत की धरती पर न्याय की बात होती थी तो लोग एक ऐसे राजा का नाम लेते थे जिसके दरबार में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून नहीं थे। एक ऐसा राजा जिसके लिए राज सिंहासन से बड़ा था सत्य, और जिसके लिए किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं बल्कि उसके कर्म मायने रखते थे। उस महान राजा का नाम था महाराज विक्रमादित्य। लेकिन क्या विक्रमादित्य वास्तव में उतने ही न्यायप्रिय थे जितना हमारी कथाएं बताती है? क्या उनके दरबार में सचमुच ऐसा न्याय होता था कि एक साधारण व्यक्ति भी राजा के सामने बिना डर के अपनी बात कह सकता था? और आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने पूरे उज्जैन को यह विश्वास दिला दिया कि जब तक विक्रमादित्य सिंहासन पर है तब तक किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो सकता? आज की कहानी उसी अद्भुत न्याय की है। अध्याय 1। स्वर्णिम उज्जैन। बहुत समय पहले मालवा की धरती पर एक ऐसा नगर था जिसकी समृद्धि और वैभव की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह नगर था उज्जैनी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। शहर के चारों ओर ऊंची प्राचीरें थीं। बाजारों में दूरदराज से आए व्यापारी दिखाई देते थे। कहीं घोड़े बिक रहे थे, कहीं रेशमी वस्त्र, तो कहीं सुगंधित मसालों और कीमती रत्नों की दुकानें सजी थीं। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठती और शाम को क्षिप्रा नदी के किनारे दीपों की कतारें दिखाई देतीं। लेकिन उज्जैन की सबसे बड़ी पहचान उसकी संपत्ति नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान था उसका राजा, महाराज विक्रमादित्य। कहा जाता है कि विक्रमादित्य केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे विद्वानों, कलाकारों और साधारण प्रजा का भी सम्मान करते थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान आते, कवि अपनी रचनाएं सुनाते, ज्योतिषी तारों की गति बताते, दार्शनिक कठिन प्रश्नों पर चर्चा करते, और जब कोई प्रजा अपनी समस्या लेकर दरबार में आती तो राजा स्वयं उसकी बात सुनते। विक्रमादित्य का मानना था, राजा का असली वैभव उसका खजाना नहीं बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास है। अध्याय 2। राजा का न्याय। एक दिन सुबह राज दरबार लगा हुआ था। सिंहासन पर विक्रमादित्य बैठे थे। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। तभी दरबार के द्वार से एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में धूल लगी थी, चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसे देखा। कहो वृद्ध, क्या समस्या है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं एक गरीब व्यापारी हूं। मेरा जीवन भर का धन मुझसे छीन लिया गया है। दरबार में हलचल हुई। राजा ने पूछा, किसने छीना? बूढ़े ने एक नाम लिया। वह नाम सुनते ही दरबार में बैठे कई लोग चौंक गए। वह व्यक्ति नगर का एक अत्यंत प्रभावशाली और धनवान व्यापारी था। उसका राजदरबार में भी आना जाना था। मंत्री ने धीरे से राजा की ओर देखा। शायद उसे लगा कि राजा इस मामले को टाल देंगे, लेकिन विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया, उस व्यापारी को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही समय बाद व्यापारी उपस्थित हुआ। वह शानदार वस्त्र पहने हुए था। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। बूढ़ा अपनी बात पर अड़ा रहा। व्यापारी भी कहता रहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। दरबार में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। अब समस्या कठिन थी। राजा कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, सत्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि कौन अधिक धनवान है और कौन गरीब। उन्होंने दोनों को अगले दिन फिर दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अध्याय 3। एक साधारण सवाल। अगले दिन दोनों फिर दरबार में आए। इस बार राजा ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, दोनों अपने अपने घरों से एक एक वस्तु लेकर आएंगे। व्यापारी सोने की एक सुंदर मुहर लेकर आया। गरीब व्यापारी एक साधारण लकड़ी का डिब्बा लेकर आया। राजा ने दोनों वस्तुओं को देखा। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित एक सैनिक से कहा, इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर रख दो। सैनिक ने वैसा ही किया। इसके बाद राजा ने दोनों व्यक्तियों से अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। तुम्हारी वस्तु कहाँ रखी गई है?
गरीब व्यापारी ने सही स्थान बता दिया। धनी व्यापारी ने भी सही स्थान बता दिया। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। राजा मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों को कैसे पता? धनी व्यापारी बोला, महाराज, मैंने ध्यान दिया था। राजा ने गरीब व्यापारी से पूछा, और तुम? वृद्ध ने कहा, महाराज, जब सैनिक वस्तु लेकर गया तब उसके पैरों में लगी मिट्टी मेरे सामने गिर गई थी। उस मिट्टी पर बने निशान से मुझे दिशा का अनुमान हुआ। राजा कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने सैनिक को बुलाया। सैनिक से पूछा, जब तुम वस्तु लेकर गए थे, क्या तुम्हारे पैरों में मिट्टी लगी थी? सैनिक ने कहा, जी महाराज। राजा ने फिर व्यापारी की ओर देखा और बोले, तुमने कहा था कि तुमने ध्यान दिया था, लेकिन तुम उस समय दरबार के दूसरे छोर पर खड़े थे। वहां से तुम्हें वस्तु रखने की जगह दिखाई ही नहीं दे सकती थी। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने कहा, तुम्हें उस स्थान की जानकारी पहले से थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, और यही प्रमाण है कि तुमने बूढ़े व्यापारी का धन छिपाया है। व्यापारी घबरा गया। कुछ ही देर में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। बूढ़े व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मेरा धन ही नहीं लौटाया, आपने मेरा विश्वास भी लौटा दिया। राजा ने कहा, न्याय वह नहीं जो राजा अपने मन से करे। न्याय वह है जिसमें सत्य को बोलने का अवसर मिले। अध्याय 4, विक्रमादित्य की सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि एक बार विक्रमादित्य के अपने ही परिवार से जुड़ा एक मामला उनके सामने आया। यह मामला इतना कठिन था कि पूरे दरबार में खलबली मच गई। एक किसान ने शिकायत की कि राज परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने उसकी जमीन पर अधिकार कर लिया है। किसान गरीब था। उसके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पुराना दस्तावेज था। उसने वह दस्तावेज राजा के सामने रख दिया। राजा ने उसे देखा। दस्तावेज के अनुसार जमीन किसान की थी, लेकिन राजपरिवार का व्यक्ति दावा कर रहा था कि दस्तावेज नकली है। दरबारियों के बीच चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, महाराज, यह तो राजपरिवार का मामला है। किसी ने कहा, इस विषय को बाद में देखा जा सकता है। लेकिन विक्रमादित्य ने कठोर स्वर में कहा, कानून के सामने राजपरिवार और सामान्य प्रजा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने दस्तावेज की जांच का आदेश दिया। कई दिनों तक जांच चली। अंततः पता चला कि किसान का दावा सही था। राजपरिवार से जुड़े व्यक्ति ने वास्तव में जमीन पर अनुचित अधिकार करने की कोशिश की थी। अब सबकी नजर राजा पर थी। क्या वे अपने संबंधी को बचाएंगे या न्याय करेंगे? विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया, जिसने अन्याय किया है उसे दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने किसान से कहा, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिलेगी। किसान रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, आज मुझे समझ आया कि राजा और भगवान में अंतर क्या है। राजा ने पूछा, क्या? किसान बोला, भगवान न्याय कब करेंगे यह हमें पता नहीं होता, लेकिन अच्छे राजा के रहते हमें न्याय के लिए मृत्यु तक इंतजार नहीं करना पड़ता। राजा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे भगवान मत कहो। मैं भी तुम्हारी तरह इस धरती का मनुष्य हूं। मेरी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि मुझे जो अधिकार मिला है उसका उपयोग सही तरीके से करूं। अध्याय 5, न्याय का घंटा। विक्रमादित्य से जुड़ी कई लोककथाओं में एक ऐसी परंपरा का वर्णन मिलता है जिसमें राजा की प्रजा को सीधे न्याय की गुहार लगाने का अवसर मिलता था। कल्पना कीजिए, राजमहल के बाहर एक घंटा लगा हुआ है। जिसे भी अन्याय हुआ वह उस घंटे को बजा सकता है। रात हो या दिन, अमीर हो या गरीब, राजा उस शिकायत को सुनेंगे। एक रात महल में सब सो रहे थे। आसमान में बादल थे। हवा तेज चल रही थी। तभी महल के बाहर टन 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 घंटी बजने की आवाज आई। पहरेदार दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर घंटी बजी। टन टन। पहरेदारों ने चारों तरफ देखा। उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा डरा हुआ था।
पहरेदार उसे राजा के पास ले गए। विक्रमादित्य ने पूछा, बेटा, इतनी रात को तुम यहां क्यों आए हो? बच्चे ने कहा, महाराज, मेरे पिता को गलत अपराध में बंद कर दिया गया है। राजा ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? बच्चे ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पिता निर्दोष है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जिस व्यक्ति को बंद किया गया है उसे अभी मेरे सामने लाया जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में आया। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। एक अधिकारी ने रिश्वत लेकर उस गरीब व्यक्ति को अपराधी बना दिया था। राजा ने अधिकारी को दंडित किया और निर्दोष व्यक्ति को मुक्त कर दिया। बच्चा राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी थी। राजा ने पूछा, अब तुम खुश हो? बच्चे ने सिर हिलाया। फिर बोला, महाराज, अब मुझे डर नहीं लगता। विक्रमादित्य ने पूछा, किससे? बच्चे ने कहा, इस बात से कि गरीब होने की वजह से मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, जिस राज्य में गरीब को अपनी आवाज के लिए किसी बड़े आदमी की जरूरत पड़े, वह राज्य कितना भी धनवान क्यों न हो, वास्तव में गरीब ही होता है। अध्याय 6, राजा और भेष बदलकर घूमना। कहा जाता है कि विक्रमादित्य कभी कभी भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते थे। क्यों? क्योंकि राजमहल में बैठकर राजा को केवल वही दिखाई देता है जो अधिकारी उसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन सड़क पर निकलकर राजा को असली राज्य दिखाई देता है। एक रात विक्रमादित्य साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके नगर में निकले। उन्होंने बाजार देखा, फिर एक गरीब बस्ती की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। राजा ने पूछा, माता, क्या हुआ? महिला ने कहा, मेरे बेटे को सैनिक पकड़कर ले गए। विक्रमादित्य चौंके। क्यों? महिला बोली, कहते हैं उसने चोरी की है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन राजा ने इस मामले की जांच करवाई। पता चला कि असली चोर कोई और था। सिर्फ इसलिए कि गरीब युवक उस स्थान के पास मौजूद था, उसे पकड़ लिया गया था। राजा ने उसे मुक्त कर दिया और दोषी को दंड दिया। तब उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, सिर्फ अपराधी को दंड देना ही न्याय नहीं है, निर्दोष को अपराधी बना देना भी एक अपराध है। अध्याय 7, विक्रमादित्य की असली महानता। विक्रमादित्य की महानता केवल उनकी तलवार में नहीं थी, न ही उनके खजाने में, न ही उनके महल में। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका विवेक। वे जानते थे कि राजा की एक छोटी सी गलती हजारों लोगों का जीवन बदल सकती है। इसलिए वे निर्णय लेने से पहले सुनते थे, सोचते थे, जांच करते थे और फिर फैसला सुनाते थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में विद्वानों का विशेष सम्मान था। लोकप्रिय परंपरा में नवरत्नों का उल्लेख मिलता है, ऐसे विद्वानों का समूह जिसे विक्रमादित्य के दरबार से जोड़ा जाता है। इन कथाओं ने आने वाली पीढ़ियों के मन में एक आदर्श राजा की छवि बनाई। एक ऐसा राजा जो वीर भी था, विद्वान भी और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय भी। अध्याय 8, आखिरी फैसला। अब एक अंतिम घटना की कल्पना कीजिए। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति आए। दोनों एक ही वस्तु पर अपना अधिकार बता रहे थे। एक गरीब था, दूसरा शक्तिशाली। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। दरबारियों ने अपनी राय दी, लेकिन राजा ने दोनों की बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, मैं आज फैसला नहीं सुनाऊंगा। सब चौंक गए। मंत्री ने पूछा, महाराज, क्यों? राजा बोले, क्योंकि मुझे अभी पूरा सत्य नहीं पता। मंत्री ने कहा, लेकिन दरबार में सभी प्रमाण रखे जा चुके हैं। राजा बोले, प्रमाण हमेशा पूरा सत्य नहीं बताते। कभी कभी सत्य उन बातों के बीच छिपा होता है जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते। राजा ने अगले दिन फिर दोनों को बुलाया। जांच की गई और अंततः पता चला कि दोनों ही आधे सच बोल रहे थे। असल में वस्तु तीसरे व्यक्ति की थी। राजा ने उसे खोजकर बुलाया और वस्तु उसके हवाले कर दी। दरबार में बैठे लोग राजा को देखते रह गए। राजा ने कहा, जल्दी किया गया न्याय कई बार अन्याय बन जाता है।
समापन। संगीत धीरे धीरे भावुक होता है। विक्रमादित्य की कथाएं आज भी भारत के अनेक हिस्सों में सुनाई जाती है। उनके बारे में इतिहास, लोक कथाओं और साहित्य में अलग अलग परंपराएं मिलती है। इसलिए हर कथा को अक्षरशः ऐतिहासिक घटना मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इन कहानियों में छिपा संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह संदेश है, राजा की महानता उसके सिंहासन से नहीं होती, उसके निर्णयों से होती है। एक शासक कितना शक्तिशाली है, यह उसकी सेना बताती है। लेकिन वह कितना महान है, यह उसकी प्रजा बताती है। विक्रमादित्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि न्याय केवल अदालतों या राजमहलों की चीज नहीं है। न्याय हमारे व्यवहार में होना चाहिए, कमजोर की बात सुनने में होना चाहिए, गलती होने पर उसे स्वीकार करने में होना चाहिए, और सबसे जरूरी, अपने लोगों के खिलाफ भी सही बात कहने का साहस होना चाहिए। शायद यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी जब भारत में आदर्श न्यायप्रिय राजा की बात होती है तो एक नाम आज भी लोगों की जुबान पर आता है, महाराज विक्रमादित्य। उज्जैन की धरती के वह महान सम्राट जिनकी कहानियों ने पीढ़ियों को यह सिखाया, सिंहासन बड़ा नहीं होता, सिंहासन पर बैठकर किया गया न्याय बड़ा होता है। संगीत समाप्त।